So today we'll continue with the same topic, same chapter, that is sources of business finance. इसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज जो है वो करने हैं, उसमें से हम शेयर्स टॉपिक जो था फर्स्ट वाला सोर्स वो हम कर रहे थे. एंड यू नो शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इक्विटी शेयर, अदर इज प्रेफरेंस शेयर. इसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर कर लिया था, इक्विटी का भी हमने मीनिंग कर लिया था, उसकी हमने एडवांटेजेस भी कर ली थी ना, हमने डीमेरिट्स करनी है इक्विटी शेयर्स की. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी, are the owners of the company, and they are dash owners, they are real owners, है ना. Equity shareholders are the real, otherwise both the shareholders are owners, preference and equity, but out of these two, which is the real owner, the equity shareholders are real owners because they are paid even after preference shareholders, उसके भी बाद इनको मिलता है, लास्ट में जो बच जाता है. So they are the real owners, and out of these two shareholders, which shareholder is having voting rights? Equity shareholders have voting rights. That is why we say the control is not diluted in case of preference shares, है ना. Not diluted means transfer नहीं होता, control उनके पास ही रहता है if we issue preference shares, because control is in the hands of the equity shareholder only. ऐसा ही है, ठीक है. And preference shareholder को एक प्रेफरेंस कौन सी है? एक प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. एक बताना पहले रिगार्डिंग सर दे हाँ जी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. एंड हिमानी सेकंड? पेमेंट ऑफ डिविडेंड. यस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. फर्स्ट प्रेफरेंस इज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिकॉज हर साल होगी. सेकंड प्रेफरेंस इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट व्हेन द कंपनी विल गोज इनटू व्हेन द कंपनी विल गो इनटू लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो जाएगी तो पैसा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी को पे किया जाएगा. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर. एंड आउट ऑफ दीज टू, किस शेयर होल्डर की डिविडेंड की परसेंटेज इज प्री सेट? प्रेफरेंस उनकी फिक्स होती है पहले, ये प्री फिक्स्ड. ठीक है, ये मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि आपने टॉपिक जो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस आपने खुद करना है. टॉपिक लिख लो बुक नोटबुक में कहीं, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ये आपने खुद पढ़ना है, खुद करना है इसको. कोई 8 पॉइंट्स. मैंने ये नहीं कहा कि आप बुक से आपने पढ़ के लिख के आ जाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार चाहे बुक से पढ़ लेना, उससे बेटर क्या रहेगा, जो आपको पॉइंट्स पहले आते हैं वो लिख लेना. जो आपको पॉइंट्स पहले आते हैं वो लिख लेना, उसके बाद बुक पढ़ लेना, उसके बाद उसको रिटेन करना, 2 घंटे के बाद फिर लिखना, टॉपिक याद हो जाएगा. आप लोग क्या करते हैं, बुक खोल देख के लिख लिया, वो तो बुक में भी लिखा ही हुआ है, टाइम वेस्ट क्यों किया हमने? वो तो बुक में है, वो ठीक लिखा है. संदीप गर्ग ने लिखा हो, पूनम गांधी ने लिखा हो, किसी और एनसीईआरटी ने लिखा हो, सबने ठीक लिखा है, चेक करने की जरूरत नहीं है ना, वो ठीक है. आप लोगों ने बेस्ट वे क्या है करने का, अगर हम टॉपिक करना हो, याद करना हो उसको, आप बाद में तो याद करके हाथ रख के ऐसे, बेस्ट वे क्या है याद करने का, जितना क्लास में करवाया गया है पहले अपने वर्ड्स में उसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर बुक पढ़िए, वो आपके पॉइंट्स डिफाइन हो जाएंगे, और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए. जितना याद किया होगा रिटेन हो जाएगा क्वेश्चन याद. हम उल्टा करते हैं, हम बुक से देख के लिख लेते हैं, बाद में क्रैमिंग करते रहते हैं. वो फिर क्रैमिंग तो उन्हीं 3 आवर्स के लिए होती है जब अपने एग्जाम देना है. ठीक है, और इस बार ये आपके एग्जाम्स भी हम जो है वो ऑफलाइन लेंगे सभी के कंपल्सरी. 9th to 12th क्लास के एग्जाम सभी के स्कूल में होंगे. अगर आप दे दोगे ठीक है, नहीं दोगे तो एब्सेंट लग जाएगी. हम ऑनलाइन की ऑप्शन देंगे. आज की प्लानिंग हमारी यही प्लानिंग हमारी लास्ट टाइम P2 में भी थी. वो तो गवर्नमेंट की साइड से हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, हम तो लास्ट मोमेंट तक हमने वेट करी. जैसे ही हमने आपको कहा कि बेटा आप ऑफलाइन नहीं होने, एग्जाम ऑनलाइन होने हैं, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाल दी. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर नॉट इन अ पोजीशन कि आपको दोबारा बोले नहीं बेटा आप दोबारा स्कूल में आ जाना, वैसे करना. हमने कहा चलो चलने दो ऑनलाइन. इस बार ही हमारी पूरी कोशिश है कि हम एग्ज़ाम जो लेंगे आपके वो सिर्फ ऑफलाइन लेंगे, और स्कूल में अपना एग्ज़ाम होगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्टिंग इन द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर मंथ, नेक्स्ट मंथ, इन्हीं डेज. ठीक है, सेकंड वीक शुरू हो चुका है ना हमारा, 9th है, सेकंड वीक 8th से स्टार्ट हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये वाले डेज होंगे आपके, बट बी रेडी फॉर दैट. सो स्टार्ट विद कंटिन्यू विद सेम टॉपिक. इक्विटी शेयर्स का मीनिंग और मेरिट्स कर चुके थे, लिखिए डीमेरिट्स की. ओनली 3 डीमेरिट्स आर देयर. नंबर 1 लिखिए, देयर इज अ डेंजर ऑफ
there is a danger of over capitalization because equity shares can't be dash. Because equity shares can't be dash. डैश नहीं लिखना, DSH नहीं, इसको ब्लैंक फिल करनी है तो लिख के बैठ जाओ डैश, आपने डैश लिखवाया था, मैं ब्लैंक फिल करने को बोल रहा हूँ। रीपेड, रिडीम, because they नॉट पेड, यस बिल्कुल ठीक है। बिकॉज द इक्विटी शेयर्स कांट बी रिडीम्ड, हमने उसमें बात करी थी ना, दीज आर दो शेयर होल्डर विच आर नेवर रिडीम्ड। So there are chances of, there is a danger of over capitalization. Over capitalization में ज्यादा पैसा लग गया है, इतना पैसा चाहिए नहीं बिजनेस में जितना लग चुका है, वापस करना नहीं है, हमारे पास आ गया, मीन्स द फंड्स विद द बिजनेस, द पैसा विद द बिजनेस इज लाइंग आइडल, फ्री पड़ा है, किसी काम नहीं आ रहा। अगर यही कोई बैंक लोन सपोज होता, हमें इंटरेस्ट पड़ रहा होता, हम कहते यार लोन उतारो फटाफट, ओवर कैपिटलाइज ना होता हमारा बिजनेस, है ना, क्योंकि वापस हो जाना है, बैंक लोन वापस हो जाएगा, किसी और से लिया लोन वापस हो जाएगा, डिबेंचर इशू की वापस हो जाएंगे। इक्विटी शेयर आर द शेयर्स, दे आर द शेयर होल्डर्स, दे आर द ओनर्स, उनका पैसा वापस हम करते ही नहीं, एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिसमें हमने क्या लिखी थी टर्म, क्या लिखा था, इक्विटी शेयर्स आर रिडीम्ड बट दैट इज नॉट नोन एज रिडेम्पशन, दैट इज नोन एज डैश, डैश डैश ऑफ डैश। इसलिए मैं कहता हूँ कि लिख लिया करो, सिर मार देते हो, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, लगता है जैसे हम आपके आगे ना कोई डेमो लेसन दे रहे हैं और आप पता नहीं PhD की हुई है और हम आप बता रहे हैं हाँ सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो, लिखा करो उसको भैया। नहीं आप लिखते हो, रिटेन कर लेते हो तो आंसर दो, फिर आप इफ यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग देन गिव द आंसर। इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड, इफ रिडीम्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे are known as, the term is dash, yes क्या थी ये, बाय बैक ऑफ शेयर्स, उस टर्म को हम बाय बैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। आप देखिए 26 प्लस नियर अबाउट 20, यहाँ 45-50 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे को पता है आंसर, आप देखिए वो भी श्योर नहीं थी, वो कहती मैं बता दूं, मैं इसके आंसर के पीछे भी क्वेश्चन मार्क था, शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि सर यही आंसर है ना। लिख लिया कीजिए, आप जब सीखने आ रहे हो आपका ध्यान जो है लिखने में होना चाहिए, ना कि टीचर को एनजी एनजी करने में, हाँ जी सर आप ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, मैंने गलत भी बोल दिया आपको पता ही नहीं चल रहा, नहीं आपको तो पता ही नहीं अगर मैं कहता कि नहीं प्रेफरेंस को नहीं होती जी, उनको होती है, क्योंकि नाम रखा है प्रेफरेंस, आप क्या बोलते हो सर, ठीक है जी आपने जो कहा। जैसे एक देश है ना ग्रीनलैंड, उसका नाम ग्रीनलैंड पता क्यों, वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है, उसका नाम रख दिया ग्रीनलैंड, थोड़ा है ना वो कंफ्यूजिंग सा कैसा कि अगर मैं कहता नहीं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम ही रखा है, प्रेफरेंसेस तो इक्विटी के पास है, आप क्या कहते सर ठीक है, आपको थोड़ी पता टीचर क्या कह रहा है, इसलिए आप लिखो उस चीज को, बिकॉज वो लिखोगे लेक्चर में से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। सेकंड, सच शेयर्स लीड टू स्पेकुलेशन, सच शेयर्स लीड, मे लीड टू, ऐसे लिख लो, मे लीड टू स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होती है, स्पेकुलेशन मीन्स बेल्टिंग, स्पेलिंग BELTING, मेरे को ये वर्ड नहीं पता, उसको हम वैसे गैम्बलिंग भी कह देते हैं, गैम्बलिंग भी कह देते हैं, आप चेक कर लेना वर्ड क्या है, गैम्बलिंग कहते हैं उसको। सो दीज शेयर्स में लीड टू स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है कि जो शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, हम शेयर मार्केट में परचेज करते हैं, शेयर सेल करते हैं, है ना, कि इतने का शेयर हो गया मैं परचेज कर लूँ प्रॉफिट हो जाए, इतने का हो गया मैं सेल कर लूँ हो जाए, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग बोलते हैं उसको। देन इज थर्ड पॉइंट इज, इट इज पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉट सुटेबल फॉर the investors, it is not suitable for the investors। इसे कंप्लीट करिए लाइन को, अभी कंप्लीट नहीं है, फुल स्टॉप मत डाल देना। इट इज नॉट सुटेबल फॉर, वी कैन से दोज इन्वेस्टर्स, कनव
who are soft-hearted or they don't want to take much risk. Yes, who can't bear more risk means who want fixed income but certain income, है ना? Fixed income but certain income means who want to play safe. कि थोड़ा उस दिन भी बात कर रहे थे ना, थोड़ा खाएंगे लेकिन अच्छा खा लेंगे, वो वाला हिसाब है। उनके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर्स वगैरह हो सकते हैं उनके लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मेंट फॉर बोल्ड इन्वेस्टर्स हु आर इन अ पोजीशन टू बेयर मोर रिस्क फॉर मोर प्रॉफिट्स। ठीक, दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इससे आपका शेयर्स वाला टॉपिक जो पूरा हो रहा है, एक आपने डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपने खुद करना है। होपफुली आपने वो लिख लिया होगा। ठीक है, सेकंड सोर्स हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स है ये भी एक लोन टाइप है कंपनी के लिए। बस शेयर्स और डिबेंचर में यही फर्क है कि जो शेयर्स हैं वो मेन फर्क है। ये शेयर्स जो है ये अपना पैसा है, ओनर्स का फंड्स है। डिबेंचर जो है ये आउटसाइडर्स बोरोड फंड्स है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर, दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। लोन लिया है, पैसा वापस करना है, पब्लिक को डिबेंचर दी। जैसे हम पब्लिक को शेयर परचेज करने को बोलते हैं, ऐसे ही पब्लिक को डिबेंचर परचेज करने को बोल देते हैं। बन जाओ तो जो आप परचेज करोगे वो शेयर्स होंगे। अगर मैं बोलूंगा कि आप डिबेंचर होल्डर्स बन जाओ तो जो आप परचेज करोगे वो डिबेंचर्स होंगे। डिबेंचर एक लोन है जो वापस किया जाएगा, शेयर वापस नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल केसेस, वो हम बात कर चुके हैं। डिबेंचर जो है वापस किए जाएंगे, लोन टाइप कंपनी का है। सो जैसे मैं पहले कह रहा था, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट। अ debenture is an acknowledgement of debt of a company. Acknowledgement of debt, DEBT, debt means liability, debt of a company. Acknowledgement means उसको मानना कि मैंने आपके पैसे देने हैं। Acknowledgement of debt कि मैंने हाँ जी आपसे लोन लिया हुआ है, आप मेरे डिबेंचर होल्डर्स हो, मैंने आपके पैसे वापस करने हैं। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, पब्लिक को बोलती है कि पैसा लगाइए इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी तभी बता देती है कि ये डिबेंचर्स अगर वापस होंगे कितने साल के बाद होंगे, 5 साल के बाद होंगे, 7 साल के बाद होंगे, और इस पे कितना इंटरेस्ट रहेगा। दिस इज आल्सो वन वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, है प्रॉफिट का ही पार्ट, रिटर्न ही मिलनी है ना उनको। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट गिनते हैं, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड गिनते हैं, बिकॉज डिविडेंड इज पेड टू द ओनर्स एंड डिबेंचर को इंटरेस्ट पे करते हैं, दे आर पेड टू द क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर अपने बंदे नहीं है, बाहर वाले हैं, आउटसाइडर्स हैं। शेयर होल्डर अपने हैं, खुद के अंदर वाले, ठीक है। और ये भी एक जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट है प्री फिक्स्ड होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड प्री फिक्स्ड होता है ना, ऐसे ही डिबेंचर्स वाले केस में जो इंटरेस्ट है वो प्री फिक्स्ड होता है। वहां पे लिखा होता है सपोज 8% डिबेंचर्स, इसका मतलब ये है कि इनको हमने 8% इंटरेस्ट देना है। 7% डिबेंचर्स, इनको हमने 7% इंटरेस्ट देना है। ऐसे ही जितनी परसेंटेज आगे लगी होगी, इट मीन्स कि दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दोज डिबेंचर्स। एम आई क्लियर? ठीक है। और ये जो है इंटरेस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, ये फिक्स है, इट हैज टू बी पेड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। डिविडेंड क्या है, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे प्रेफरेंस का हो, डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। अगर प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देंगे, ऐसे ही है। लेकिन जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है ना, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। हम नहीं कह सकते डिबेंचर होल्डर को भैया प्रॉफिट नहीं हुआ है जी, पैसे नहीं मिलने। क्यों नहीं मिलने? कैन वी से टू एम्प्लॉइज की प्रॉफिट हुआ, सैलरी नहीं मिलनी? कह सकते हैं। हमने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, हम रेंट लैंडलॉर्ड को बोल देंगे जी प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार रेंट रहने दो। वो कहेगा कुछ बेच के लेके आओ, मेरे को पैसे मेरे पे करो। डिबेंचर होल्डर का भी इंटरेस्ट ऐसे ही है। ऐसी चीज को हम बोलते हैं इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मींस इट इज मस्ट टू बी पेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात हो, इट इज मस्ट टू बी पेड, पे करना ही पड़ेगा। ये आपने देखना है पैसा कहां से आ रहा है, ये आप लोगों ने देखना है।
आपकी दुकानें होंगी, आपकी बिजनेसेस होंगी, वहां पे एम्प्लॉयज लगे होंगे, उनको सैलरी पे करते हैं। अगर किसी दिन नहीं ग्राहक आया, किसी महीने कम इनकम हुई, क्या बोलेंगे? सैलरी नहीं पे करनी। कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते। उसने तो अब ग्राहक आपके कारण नहीं आया भैया, वो क्या करे? ये आपने मैनेज करना है। इसीलिए कहते हैं कि जो बिजनेसमैन है जब सुबह दुकान खोलता है ना, पहले अपने नौकरों के लिए कमाता है, अपने लिए बाद में कमाता है। अगर सपोज मेरे वर्कर्स हैं, मेरे वर्कर्स की डेली की सैलरी 1000 रुपये है, डेली की 1000 रुपये मान लेता हूँ मैं, महीने की 30,000 हो गई। इट मीन जब मैं शॉप खोलूंगा पहले मैं 1000 रुपये उसके लिए कमाऊंगा, मेरा पोर्शन बाद में शुरू होना है। 1000 रुपये कमा के उनके लिए कमा लिया, अब हमारी इनकम है। उसके बाद चाहे मैं 100 रुपये कमाऊं, चाहे मैं 5000 कमाऊं, वो मेरा है सारे का सारा। इट मीन्स हमने उनको नौकर नहीं रखा हुआ है, उन्होंने हमें रखा हुआ है, पहले हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। इट इज अ मस्ट टू बी पेड। इसको पे किए बिना नहीं हम रह सकते है ना। रेंट टू लैंडलॉर्ड, सैलरी टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इट इज मस्ट टू बी पेड। ये भी चार्ज है। जितने चार्ज है ना, इसको हम वर्ड चार्ज बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में चार्ज बोलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मींस इट इज मस्ट टू बी पेड। ठीक है। और जो वो डिविडेंड था जो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, जिससे डिविडेंड इज एन appropriation out of profits. Appropriation means it depends upon the profits. If the profits will be there, dividend will be paid. If the profits are not there, dividend will not be paid. As simple as this. But interest on debenture is a charge. नहीं, पे करना ही पड़ेगा। कहां से करना है? तो बिजनेसमैन ने देखना, इसने लोन लिया होगा। If the businessman is not in a position to pay the interest, he should not take the loan. नहीं, ठीक है। सो ये डिवेंचर्स का मीनिंग है। आगे लिखिए डिवेंचर्स की एडवांटेजेस। डिवेंचर्स की एडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट इज दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। डिवेंचर होल्डर्स दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। ये क्या है भाई? ये तो डीमेरिट से नहीं बनती, डीमेरिट नहीं बनती है, डीमेरिट नहीं बनती है, तो मैं क्यों लिखवा रहा हूँ फिर मेरिट्स में? यस, ये क्या है? यस, नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, because they don't have any voting rights. It means the control will not be diluted. control किसके पास रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। वेरी गुड हिमांशु, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल रहेगा। दिस इज मेरिट फ्रॉम इक्विटी शेयर पॉइंट ऑफ व्यू। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल उनके पास ही रहा। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो लोन देंगे, बात खत्म। डिसाइड किसने करना है? इक्विटी शेयर में, वो बंदे डिसाइड करेंगे, उनके पास सारा कंट्रोल है। कंट्रोल विल नॉट बी डिल्यूटेड व्हेन वी इशू द डिबेंचर्स। सेकंड इज द डिबेंचर होल्डर्स कैन बी रिडीम्ड व्हेन द कंपनी हैज सरप्लस फंड्स। थोड़ा स्पीड से लिखना बेटा, है ना, टॉपिक्स लंबे लंबे हैं, टाइम हमारे पास कम रहेगा, थोड़ा स्पीड से। यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन द क्लास। The debentures holders can be redeemed when the company has surplus funds. जब कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, इसको रिडीम कर दो, वापस कर दो। Which will not lead to the over capitalization, जो कि शेयर्स में था, अभी हमने पॉइंट किया डिस्कस, यहाँ नहीं होगा। और इससे एक और बेनिफिट क्या होगा? अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर देते हैं, लायबिलिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और बेनिफिट क्या होगा इससे? एक और रिजल्टिंग बेनिफिट, नहीं, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। वेरी गुड, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। जब हम डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर देंगे, देन व्हाई टू पे इंटरेस्ट, है ना। एक लायबिलिटी हमारी कम हो गई, ऊपर से इंटरेस्ट बच गया हमारा। बैंक में भी ऐसे करते हैं ना, फटाफट लोन लाओ, लोन लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोन उतार देंगे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, थोड़ा उतार देंगे थोड़ा कम हो जाए, कुछ तो कम होगा। सो डिबेंचर होल्डर्स कैन बी रिडीम्ड इफ द कंपनी हैज सरप्लस कैश, सरप्लस फंड्स। नेक्स्ट इज interest paid on debentures. Interest paid on debentures is deducted. It is deducted while calculating the taxable income of the company. While calculating the taxable income of the
कंपनी, जब हम कंपनी का इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं इसको एज एक्सपेंस लेते हैं, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। जब प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी को टैक्स भी कम पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज सुटेबल मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर it is suitable method of investment for dash भाई, don't write DSH for not bold investors, for those investors who want to play safe, or those investors who can't bear more risk, it is not suitable for those। यहाँ पे फिक्स रिटर्न आनी है, सर यहाँ बात करी 8% ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आना, बता ही दिया गया है ना। इक्विटी शेयर में क्या था पता नहीं कितना आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 पता नहीं कितना मिल जाएगा, कुछ नहीं पता है ना। चलो नेक्स्ट इज दिस वाज द एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स इसकी। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर कॉमन पीपल। It is not suitable for common people because the denomination is high। Because the denomination is high। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेशन की। डिनोमिनेशन में फेस वैल्यू कह सकते हैं, जितने का वो शेयर डिवेंचर मिलता है। जो शेयर्स होते हैं ना, उनकी डिनोमिनेशन कम होती है, उसकी मतलब वैल्यू कम होती है। एक शेयर 10 रुपए का भी आ जाएगा। डिवेंचर्स जो है वो हाई डिनोमिनेशन के होते हैं, 1000 रुपए के एक है जी, 5000 रुपए के एक है जी, है ना। अब अगर मेरे पास सपोज एक डिवेंचर 5000 रुपए का है, मान लेते हैं, मेरे पास है ही 2000 रुपए लगाने को, मैं ले ही नहीं पाऊंगा, है ना। बिकॉज डिवेंचर्स और शेयर्स दे आर नॉट इशूड इन फ्रैक्शंस। मैं नहीं कहा आधा डिवेंचर दे दो, आधा डिवेंचर कैसे आ जाएगा, खाना थोड़ी खा रहे, आधी चपाती दे दो। डिवेंचर मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। डिवेंचर्स शेयर्स कांट बी इशूड इन फ्रैक्शन। जो शेयर्स हैं वो उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल कह सकते हैं जिनके पास पैसा लगाने के लिए कम है। अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए हो, मेरे को 20 शेयर्स मिल जानी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200 ही रहेगी, लेकिन एक डिवेंचर की वैल्यू 1000 रुपया हो, मैं 200 का डिवेंचर भी ले पाऊंगा, मतलब मेरे वो स्कोप से बाहर हो। जबकि जो शेयर है वो मेरे स्कोप में है, उसकी डिनोमिनेशन, उसकी फेस वैल्यू कम है, छोटी है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिवेंचर्स पुट अ परमानेंट burden on the earnings of the company। earnings means profits। earnings of the company किस चीज का परमानेंट बर्डन? इंटरेस्ट। हमने पहले क्या बात करी, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज मस्ट टू बी पेड। हो गया ना बर्डन की, पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ वो आपका मैटर है। डिविडेंड परमानेंट बर्डन नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट होता तभी पे करना था। हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड परमानेंट ही है, बट स्टिल इट इज इन द केस ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। यहाँ तो उल्टा ही हो गया ना काम, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ आपने देखना, हमें इंटरेस्ट दे दीजिए। इट इज सिंपली अ परमानेंट बर्डन, करना ही पड़ेगा पे, विच इज मस्ट टू बी पेड। नेक्स्ट पॉइंट इज cost of raising capital through debentures is high because of high stamp duties। इसकी लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, इसकी लीगल चार्जेस ज़्यादा होते हैं, स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा होती है, बिकॉज जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है ना। जब भी पैसा जनरल पब्लिक का है एंड जनरल पब्लिक डज नॉट हैव एनी असेस टू द कंपनी। हमने किसी कंपनी की डिबेंचर या शेयर ले ली सपोज, हम वहां थोड़ी जाके चेक करेंगे कि भैया दिखाओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कराओ, मैंने आपका 1000 रुपए एक डिबेंचर लिया था। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वहां पे जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा है, इसलिए डिबेंचर इश्यू करना कंपनीज के लिए थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, the company has to arrange for finance
even in the period of financial difficulties, even in the period of financial difficulties। ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ अभी है नहीं इतनी साउंड, में कंपनी के पास पैसा कम है, लेकिन जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, लोन लिया हुआ है, उसको वापस करने का टाइम आ गया। सपोज कंपनी ने कहा था कि 5 साल के बाद आपको पैसा ये वाला वापस कर देंगे, 5 साल पूरे हो गए, महीना एक रह गया, कंपनी को पैसा ही नहीं। कंपनी हैज टू अरेंज द मनी बिकॉज दीज आर टू बी पेड। बैंक लोन लिया हो, कह सकते हैं जी माफ कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है, बोलेगा तो अपनी एसेट दे इधर जो रखी हुई थी, बाकी बातें बाद में करेंगे। ऐसे ही है, जब बैंक लोन देगा हमें, कोई ना कोई एसेट मोर्टगेज करेगा ना, गिरवी रखेगा ना, आप पैसे नहीं पे करोगे, बैंक एसेट ले जाएगा, बैंक के पैसे तो हरे ही हैं। सेम ही डिबेंचर्स वाला केस है। इट इज अ बर्डन ऑन द कंपनी टू पे द डिबेंचर होल्डर्स देयर मनी when the debentures are to be paid back, say 5 years, 7 years, 10 years, whatever there is। ठीक है, and last point is with the issue of debentures with the issue of debentures, the capacity of the company to borrow further funds decreases, कि एक बार डिबेंचर इशू कर दिए ना, उसके बाद और फंड्स लेना, कंपनी के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज डिबेंचर भी एक लोन ही है। जिसने बाद में हमें लोन देना है, सपोज हमने डिबेंचर पहले इशू किए हुए हैं 10 लाख रुपए के, अब हम बैंक के पास जाएं कि हमें लोन दे दो, बैंक कहेगा तूने पहले भी लोन लिया हुआ है यार, तो उसका पैसा वापस कर नहीं रहा, मेरा कैसे वापस करेगा? बैंक विल हेजिटेट और स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएंगी। इंटरेस्ट ज्यादा लगना है भाई, एसेट मॉर्गेज करो भाई, 2 एसेट मॉर्गेज करो भाई, बैंक ने अपना मनी सेफ रखना है ना। तो कंपनी की जो कैपेसिटी है टू बोरो मोर विल डिक्रीज with the issue of debentures, because debentures are liability for the business। ठीक है, these are the demerits। next topic is types of debentures। हाँ जी, ये हमने जो मेरिट्स लिखी है बेटा, वो कंपनी की एडवांटेजेस थी, है ना। जब पैसा ज्यादा आ गया वापस कर दो, हाँ, जब पैसा कंपनी के पास ज्यादा आ गया वापस कर दो। जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर होल्डर्स का वो कम होता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ज्यादा होता है, यहाँ कम पे करना पड़ेगा। कैपिटल ओवर कैपिटलाइज बिजनेस नहीं होगा, पैसा है वापस कर दो, कंट्रोल डिल्यूट नहीं हो रहा, है ना, इसकी मेरिट्स ही है। ठीक है, देन इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल डिबेंचर्स। सिंपल डिबेंचर्स को हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी बोल देते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स नेम से क्लियर हो रहा है, जिसके अगेंस्ट कंपनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखती है, कोई एसेट को मॉर्गेज नहीं करना पड़ता। जैसे हमने बैंक बात करी ना बैंक लोन की, बैंक लोन हमें देगा जब, तो हमारी कोई ना कोई एसेट को मॉर्गेज कर लेगा, अपने पास रख लेगा, यूज हम ही करेंगे, एसेट नहीं ले जाएगा, यूज हम करेंगे। लेकिन अगर वो हमने बाद में लोन वापस नहीं किया तो बैंक जो है हमारी वो एसेट को टेक ओवर कर लेगा। ऐसे ही डिबेंचर्स, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी हम नहीं रखते हैं, एसेट मॉर्गेज नहीं करते हैं, दे आर अनसिक्योर्ड, देन दे आर नोन एज सिंपल डिबेंचर्स। आजकल होते नहीं वैसे ही। सेकंड है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मींस जिनके अगेंस्ट हम कोई ना कोई सिक्योरिटी रखते हैं। जब हम डिबेंचर होल्डर्स को उनसे पैसा लेते हैं तो अपनी एसेट उनके नाम पे मॉर्गेज कर देते हैं कि ये एसेट जो है ये आपके पास मॉर्गेज रहेगी, हमारे पास यूज हम ही करेंगे, लेकिन आपके नाम पे ये मॉर्गेज हो गई, गिरवी हो गई, हाइपोथिकेशन कहते हैं इसको, कि कल को अगर हमें वापस नहीं किया पैसा तो आप पैसा ये वाला एसेट हमारी ले जाए। जैसे हम सपोज कार लेते हैं, कार का लोन लेते हैं, कार का लोन लिया, कार की आरसी होती है, आज के कार्ड में आती है, वहां लिखा होता है हाइपोथिकेशन, HYP शॉर्ट, हाइपोथिकेशन टू दिस बैंक या दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमने ये उससे लोन लेके पैसा लिया हुआ है, अगर हम कल को उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते हैं तो क्या होगा, वो बैंक हमारी वो गाड़ी ले जाएगा पैसा आपने रिकवर करने के लिए। हाइपोथिकेशन इसको बोलते हैं, मॉर्गेज करना। यूज हम ही कर रहे हैं एसेट को, ये नहीं कार उसने अपने पास रख ली, हमें क्या फायदा हुआ? कार हम ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथिकेशन उसके पास है टू रिकवर द मनी, दैट इज सिक्योर्ड, वी कैन से।
सो ये है सिक्योर्ड डिबेंचर्स व्हेन द एसेट इज मॉर्टगेज्ड टू द डिबेंचर होल्डर। एम आई क्लियर? ठीक है। सेकंड है रिडीमेबल डिबेंचर्स, सॉरी थर्ड, नॉट सेकंड, थर्ड है रिडीमेबल डिबेंचर। ये क्या होते हैं? which can be redeemed after a specified time, which can be redeemed, है ना। और अगला है irredeemable डिबेंचर। ये सेम पॉइंट हमने प्रेफरेंस में भी किया था ना, प्रेफरेंशियल में। irredeemable इसका ऑपोजिट which can't be redeemed, which can't be repaid। समझ आ रही है बात? वर्ड बिल्कुल सेम है, टर्मिनोलॉजी भी सेम है, बस वहां वो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज की गई है, यहाँ डिबेंचर्स के लिए यूज की गई। देन इज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इसका मतलब क्या है? ये भी हमने वहां यूज किया था, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स किए थे। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। एंड व्हाट आर नॉन कन्वर्टिबल? आप बताना मेरे को। यस आप बताना, थर्ड वन फ्रॉम लास्ट। नॉन कन्वर्टिबल क्या होते हैं? आपने जो लिखा है बताना मेरे को, कन्वर्टिबल का जो लिखा है बताना मेरे को, जो लिखा है वो बोलना है, आता नहीं बोलना। जो मैं लिखवा रहा हूँ आपने लिखा हो, लिखा कुछ आपने नहीं लिखा, क्लास में क्या करना है? आपका नेम क्या है? हर्षित जैन। हर्षित जैन। बेटा क्लास में क्या करना है यार? लिख ही नहीं पा रहे हो, एवं तैयार तो घर से आ भी गए हम, कोई फायदा क्या क्लास में आने का? सेहत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है? प्रॉब्लम होनी है ना? लिखो बच्चे, फिर लिखो उसको। फिर कन्वर्टिबल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। वेरी सिंपल, हमने पहले भी कर चुके हैं, है ना। उसके बाद है आपका बेरर डिबेंचर्स। बेरर डिबेंचर्स मीन जिसके ऊपर डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है, वेरी अनसेफ। जैसे करेंसी नोट है मेरी पॉकेट में, वहां कौन सा नाम लिखा है मेरा? अगर वो कुछ चुरा ले तो उसका हो जाएगा, हाउ कैन आई क्लेम कि ये मेरा है? इसकी है ना, इसलिए संभाल के रखते हैं ना उसको। ऐसे ही बेरर डिबेंचर्स होते हैं, मीन्स होल्डर ऑफ द डिबेंचर इज द ओनर ऑफ द डिबेंचर, जिसके हाथ में है उसका ही है। बेरर डिबेंचर्स जनरली आजकल नहीं होते, ठीक है। इसका ऑपोजिट है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जिसके ऊपर डिबेंचर होल्डर का नेम और डिटेल होती है, वेरी सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर गुम भी हो गया तब भी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, वो हमारे ही काम का है, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? देन है फर्स्ट डिबेंचर। यस बेटा। सर जैसे जिनसे बियरर डिबेंचर्स हैं सर, उनको हम सेल भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर जैसे सकते मेरे हैं, पास डिबेंचर है। सारा कुछ हो सकता है बच्चे, सारा कुछ पॉसिबल है। बस वहां पे आपका नाम नहीं होगा, आपने गुम कर दिया तो कोई और न सेल कर दे, बस यही होगा, है ना। ओके सर। हाँ, जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। देन है फर्स्ट डिबेंचर्स और एक है सेकंड डिबेंचर्स। एक है फर्स्ट, इकट्ठे लिख लेना, एक है फर्स्ट डिबेंचर्स, एक है सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर मींस ऑफ कोर्स फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड मींस आफ्टर फर्स्ट। मीन जब इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो पहले किसको मिलेगा? फर्स्ट डिबेंचर। इसका मतलब ये है ना, हम यहाँ आपको 1 2 नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट मिलेगा पहले किसको मिलेगा? फर्स्ट डिबेंचर्स को, सेकंड डिबेंचर्स को बाद में मिलेगा। रीपेमेंट होगी पहले किसको होगी? फर्स्ट डिबेंचर्स को, बाद में सेकंड डिबेंचर। उनका पहला हक है, सेकंड डिबेंचर्स का बाद में हक है। और एक लास्ट है, कितने हो गए? 10 हो गए ना, 11 था नहीं, एक है लास्ट जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स नेम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना है डिबेंचर होल्डर को। देन व्हाई द डिबेंचर होल्डर विल परचेज द डिबेंचर्स? क्यों करेगा वो? उसको वो जो चीज है वो सस्ते में मिल जाएगी। सपोज डिबेंचर की वैल्यू 1000 रुपया है, उसको मिल जाएगा 800 में। उसको आज उसको 800 देना पड़ेगा, जब कंपनी उसको वापस करेगी तो 1000 कर देगी, 200 रुपया उसका इंटरेस्ट ही हो गया, इनकम ही होगी। जब वो परचेज कर रहा है वो उसको डिस्काउंट पे हो रहा है, 1000 वाली चीज उसको 800 मिल रही है। जब वो दोबारा वापस करेगा कंपनी को, कंपनी पैसे वापस करेगी तो उसको 1000 मिल जाएंगे, 200 रुपया। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो चीज है वो सस्ती मिल जाएगी। दैट इज एन इनकम फॉर दैट। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स वो अलग अलग होता है बेटा, वो टर्म्स कंडीशन होती है, साल 2 साल 4 साल। हर बार 200 नहीं होगा, हर बार 200 नहीं है, 6 महीने के बाद 200 मांगो आप, ऐसे नहीं होगा, है ना। वो डिपेंड करेगा, ठीक है।
मैम एंड द मीटिंग प्लीज। कोई है डाउट तो पूछ लीजिए बेटा।